दोस्तों अभी तक आपने जो महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार के चुनाव में देखा वो तो महज एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शुरू हुई। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम चुनाव आयोग ही प्रेशर में आ गया है। जब से बंगाल में ममता बनर्जी के काडर ने, कर्मचारियों ने कलकत्ता में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव किया है और जबरदस्त घेराव किया है, तब से चुनाव आयोग किस तरीके से भाजपा का ये कह लीजिए कट्टर दुश्मन खुलकर मैदान में आ चुका है। जैसे ही सामने आकर आंखों में आंखें डालकर यह बात कही गई कि हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, सीधे तौर पर यह ऐलान भाजपा के लिए किया गया है, मोदी जी के लिए किया गया है, अमित शाह के लिए किया गया है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर किसने इतनी बड़ी धमकी और चुनौती दे डाली। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक आपने जो महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार के चुनाव में देखा वो तो महज एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शुरू हुई। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम चुनाव आयोग ही प्रेशर में आ गया है। जब से बंगाल में ममता बनर्जी के काडर ने, कर्मचारियों ने कलकत्ता में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव किया है और जबरदस्त घेराव किया है, तब से चुनाव आयोग में बेचैनी है। बिग बॉस ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में बेचैनी है। और आज का जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि पहली बार चुनाव आयोग ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और कहा है कि बंगाल में हमारे जो स्टाफ है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, उसके स्टाफ को सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दी जाए। और अगर बंगाल में चुनावी मैदान की बात करें तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस बार बिहार की तरह, दिल्ली की तरह, महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह इस बार तो बंगाल का किला भी ढहने जा रहा है। बंगाल का किला ढहने जा रहा है, लेकिन धमकियों से बेपरवाह और बेफिक्र ममता बनर्जी ने आज सीधे सीधे इशारों में गुजरात लॉबी को ललकार दिया। उन्होंने कहा कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी भी हमारा देश का नारा है, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने ये क्यों कहा कि बंगाल जो है वो इस बार अमित शाह की अग्नि परीक्षा है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि अभी तक जो उन्होंने चुनाव जीते हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो या बिहार का हो, यहाँ पर डबल इंजन की सरकारें थी। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी, वहां तो केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन केजरीवाल के पास पुलिस नहीं थी, केजरीवाल के पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट करता है अमित शाह को। एक तरह से दिल्ली भी डबल इंजन की सरकार थी, जो सिस्टम था वो अमित शाह के हाथ में था। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी, राज्य सरकार भी बीजेपी की थी और केंद्र में तो बीजेपी है। महाराष्ट्र में भी ऐसी था, एकनाथ शिंदे की सरकार थी और बीजेपी केंद्र में। बिहार में भी एनडीए की सरकार थी। तो जितनी भी सरकारें थी वहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक आप कह सकते हैं कि चौकी इंचार्ज से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा सिस्टम मोदी और शाह के हाथ में था। लेकिन बंगाल में ये पहला राज्य है इस कड़ी में जब अमित शाह की पुलिस नहीं होगी, अमित शाह के थाने नहीं होंगे, अमित शाह की कचहरी नहीं होगी, अमित शाह का डीएम नहीं होगा, कमिश्नर नहीं होगा, डीजी नहीं होगा, होम सेक्रेटरी नहीं होगा, चीफ सेक्रेटरी नहीं होगा। ये सब के सब ममता बनर्जी के हाथ में होंगे। और कहने वाले कहते हैं कि अमित शाह पायलट तो हैं चुनाव जीतने के, लेकिन वो डबल इंजन का हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। जहां सिंगल इंजन होता है उस सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के पायलट अमित शाह नहीं होते, सिंगल इंजन है। अब दोस्तों ये जो मुकाबला होने जा रहा है बंगाल में, बिग बैटल ऑफ बंगाल, 2-3 महीने बाद ही, इसमें जो अमित शाह 2-3 महीने बाद तकरीबन मार्च में की स्ट्रेटजी है वो बहुत, आप कह सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है। और उनकी कोशिश है, बीजेपी की कोशिश है कि ये जो बंगाल में 294 में 120 सीटें हैं, इन पर वो फोकस कर रही है। अब ये जो 120 सीटें, आप कह सकते हैं 110 से 120 सीटें, इसमें मुस्लिम मतदाता डिसाइसिव है। ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, जहां पर मुस्लिम अगर एक मुश्त गया, मुस्लिम अगर बटा नहीं कांग्रेस में या लेफ्ट में, सीधे टीएमसी में जा रहा है, तो फिर ममता बनर्जी को इन सीटों पर हराना मुश्किल है।
120 सीटों पर या 110 सीटों पर। और ये जो शुरुआती बढ़त है 100 से ज़्यादा सीटों की, जब ये ममता बनर्जी को मिल जाती है या मिलती रही है, उसके बाद ममता बनर्जी को चंद सीटें ही जीतनी होती हैं सरकार बनाने के लिए, मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने के लिए। तो अमित शाह का फोकस है कि घुसपैठिया के बहाने, बांग्लादेशियों के बहाने, SIR के बहाने, वोट चोरी रोकने के बहाने, नए फॉर्म भरवाने के बहाने मुस्लिम मतदाता को काटें, ज़्यादा से ज़्यादा ममता बनर्जी के वोटर को काटें। 120 सीटों ममता बनर्जी के वोटर्स को काटें। उधर ममता बनर्जी की कोशिश है कि अपने सारे काडर को, अपने सारे कर्मचारियों को, सारे सिस्टम को झोंक देना है कि ये वोट ना कटने पाए। अब जो बांग्लादेश से आया है वो भले ही वापस चला जाए, उस पर ममता बनर्जी को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो बोनाफाइड मुस्लिम वोटर है ममता बनर्जी उसको बचाना चाहती। तो आप कह सकते हैं जो सीधे सीधे फाइट है अभी शुरुआती, वोट काटने और वोट बचाने को लेकर है इन 120 सीटों पर। और अगर ममता बनर्जी इन 120 या 110 सीटों को बचा ले जाती है तो अमित शाह के लिए चैलेंज मुश्किल है। और वैसे भी अमित शाह के पास थाना, पुलिस, कचहरी, DM, कप्तान, DG उनके पास नहीं है। अब दोस्तों ये बात सही है कि 2024 जून में मोदी जी झटका खा गए थे लोकसभा चुनाव में, बैसाखियों पर आ गए, नायडू नीतीश पर निर्भर होना पड़ा, 240 पर सिमट गए। एक ट्रेलर लेकिन था। उसके बाद, उस झटके के बाद जिस तरह से अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने, या आप कह सकते हैं बीजेपी की मशीनरी ने जिस तरह से इलेक्शन जीतने का एक नया मॉडल खड़ा किया, वो भी कम से कम मैं तो कहूँगा कि उसका अभी तक तोड़ कोई ढूंढ नहीं पाया है। हरियाणा जीत लिया उसी मॉडल से जहाँ हार रही थी बीजेपी, महाराष्ट्र जहाँ पर बीजेपी ने बहुत खराब परफॉर्मेंस 5 महीने पहले दी थी लोकसभा के चुनाव में, सिंगल डिजिट पे बीजेपी आ गई थी महाराष्ट्र में, उसको जीता और रिकॉर्ड वोटों से जीता। दिल्ली जीत लिया, केजरीवाल की सत्ता को दिल्ली में खत्म किया, फिर बिहार जीत लिया, नीतीश बाबू उन्हीं के साथ थे। लेकिन इन सारे राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, सुरक्षा ऊपर भी दी जाए। बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है, जीतना आसान था। लेकिन क्या ये जो नया मॉडल है ये बंगाल में कामयाब होगा? और जो रथ एक तरह से रुक गया था 2024 में, जो आगे बढ़ता गया हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में, क्या इस रथ को, मोदी के इस रथ को ममता बनर्जी रोक पाएंगी? और अगर ममता बनर्जी इस रथ को रोक लेती है तो आगे जो चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होना है चुनाव, अखिलेश यादव की परीक्षा है, 1.25 साल बाद वहाँ चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, केजरीवाल एक ही किला बचा है, दिल्ली चला गया, तो फिर अखिलेश और केजरीवाल के लिए बड़ी राहत होगी अगर ममता बनर्जी इस विजय रथ को रोक देती। बहरहाल शुरुआती जो दौर है इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन वर्सेस ममता बनर्जी है, और ये पहला राउंड अगर ममता बनर्जी ने जीत लिया तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं वो अपनी फाउंडेशन खड़ी कर देंगी जीत के लिए। और अगर ये पहला राउंड वो हार जाती हैं, ज्ञानेश पुलिस नहीं थी केजरीवाल के पास कमिश्नर से, और SIR में उनके बहुत से वोट कट जाते हैं, जैसे तेजस्वी के वोट कट गए बिहार में, तो फिर तो मुश्किल है। तो पहला राउंड बड़ा डिसाइसिव है, क्या होने जा रहा है और आगे क्या होगा। अमित शाह के और भी कई प्लान हैं, अमित शाह सिर्फ एक पत्ते से नहीं खेलते, पत्ते बदलते रहते हैं, फेंटते रहते हैं। आगे क्या होने जा रहा है? आज 2 एक्सपर्ट को बुलाया, मुझे लगा कि जिन्हें राजनीति की भी पूरी समझ हो और इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन प्रोसेस की भी सारी समझ, इस खेल की भी सारी। हेमंत अत्री साहब को आज मैंने बुलाया, 20-25 वर्षों से वो इलेक्शन से लेके पॉलिटिक्स सब कुछ देख रहे हैं, उनको भी सुनिए। उमाकांत जी तो फिर TN सेशन के ज़माने से इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं, उनको भी सुनिए। और मुझे लगता है मेरी बात सुन ली, इनको पुलिस नहीं होगी। अत्री साहब, आपको क्या लग रहा है कि बिहार एक ट्रायल था जहां अमित शाह ने इस वोट की चोरी, वोट के खेल को एग्जामिन किया एक लैब में? असली इम्तिहान जो है वो पश्चिम बंगाल में, और असली खेल वहीं होना है। दीपक जी 100% सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल 100% ये बात सही है कि बिहार के अंदर केवल एक ट्रायल हुआ है और उसका असली उसको वैलिडेट करना होता है ना, उसको वैलिडेशन, उसका फाइनल इम्तिहान जो है उसकी अग्नि परीक्षा ज्ञानेश कुमार की, जी वो असल में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है सरकार के लिए, वो वेस्ट बंगाल 2-3 महीने बाद तकरीबन मार्च में मानिएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके के वाक युद्ध हो रहा है बड़ा जबरदस्त, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। वह छोटी सी बात को लेकर के ममता बनर्जी इतनी ज्यादा अटैकिंग है, और फिर बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वो उससे भी ज्यादा कहीं जाकर के अटैक करती है। लेकिन दीपक जी इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपने पहली बार देखी होगी, आप दोनों इतने सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं,
कि पहली बार एक चीज देखी होगी आपने कि चुनाव आयोग खुद को डिफेंड नहीं करता, चुनाव आयोग को डिफेंड केवल बीजेपी करती है। ये बड़ा गजब आपने पहली बार देखा होगा कि पूरे देश में चुनाव आयोग के किसी भी काम को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो एनडीए की हो चाहे वो इंडिया अलायंस की, नोबडी डिफेंड्स देम एक्सेप्ट फॉर बीजेपी। नहीं, मैं आप अपने स्क्रीन पर वो विजुअल्स देख सकते हैं, जिस विजुअल में सबसे पहले जब ममता बनर्जी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बीएलओ है पश्चिम बंगाल सरकार के, वो जब घेराव कर लेते हैं कलकत्ता में इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग का, उसके कुछ देर के बाद बीजेपी के नेता भी वहां पहुंच जाते हैं और डिफेंड करने लग जाते हैं इलेक्शन कमीशन को। ये हम पहली बार ममता बनर्जी के वोटर्स लेकिन मैं जरा एक बड़े सवाल पर आ रहा हूं। आप तो कई बार जो है मौके पर जा चुके हैं और पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लखेड़ा साहब, मेरा जो सवाल लखेड़ा साहब बड़ा ब्लंट क्वेश्चन है, लेकिन ब्लंट समय में, ब्लंट दौर में ब्लंट सवाल पूछने चाहिए। क्या 120 सीटें जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, जहां से ममता बनर्जी आसानी से जीत हासिल करती हैं, ये 120 सीटें निशाने पर हैं इलेक्शन कमीशन के? यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी बहाने मुस्लिम मतदाताओं को कम किया जाएगा, सीधे तौर पे कहूँ ममता बनर्जी के समर्थकों को कम किया जाएगा। मेरा दीपक जी, दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से ममता बनर्जी सीधे तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि हम पश्चिम बंगाल से, बंगाल के अंदर से एक भी नागरिक को बाहर नहीं जाने देंगे, एक भी नागरिक को हम बाहर नहीं निकलने देंगे, कितना भी कुछ कर लो, और जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस तरीके की बात ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही है। अब जरा सोचिए, अगर इतनी बड़ी बात ममता बनर्जी कह रही है तो कोई ना कोई तो बात है जो यहां पर वो चीज नहीं चल सकती जो हर राज्य के अंदर चल रही थी, हर राज्य के अंदर चलाई गई, लेकिन बंगाल के अंदर नहीं चल सकती। ममता बनर्जी सीधे तौर पर कहती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी या फिर जिस तरीके से और किले इस वक्त ढहते हुए नजर आ रहे हैं उसी तरीके से ये किला भी ढह जाएगा। अपने आप में सवाल बहुत बड़े बड़े हैं दोस्तों। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।